Hello, dear students, welcome to Kota Point and I am your mentor मिस्टर रोहित यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के हम लोग 26 फरवरी के जेईई मेंस के पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों का। और जितना पोर्शन हमने अपने यूट्यूब सेशन में कंप्लीट किया है उतना ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम फिजिक्स के डिस्कशन से शुरू करने जा रहे हैं। तो फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एनएलएम से है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। इफ वेट ऑफ ब्लॉक इज गिवन √3g, फाइंड आउट मैक्सिमम फोर्स सो दैट block will not move। और इसमें डायग्राम गिवन है। डायग्राम क्या गिवन है? ये डायग्राम गिवन है कि एक फोर्स F इस पे एक्ट कर रहा है जो कि 60 डिग्री पे लग रहा है और इसका मास तो ऑलरेडी क्वेश्चन में वेट गिवन है। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फाइंड करनी है ताकि ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट में रहे। तो ऐसा क्वेश्चन क्या आपने क्लासरूम में नहीं डिस्कशन किया है क्या? वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डीसी पांडे। तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो एफ को पहले तो इधर वेक्टर को ऐसे वेक्टर्स को ब्रेक करना मैंने ऑलरेडी बताया है। ये 60 तो इधर को 60 करना। ये एफ है तो इधर एफ कॉस 60 एंड एफ साइन 60 हो गया। अब डाउनवर्ड इसका वेट लगेगा जो कि कितना गिवन है √3g एंड अपवर्ड की ओर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अपवर्ड की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो इफ दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है और एक बात इधर ये रफ सरफेस है, इसका म्यू भी गिवन था। लेट मी सी, इसका म्यू गिवन था, इस बॉडी का इस सरफेस का म्यू गिवन था। इस सरफेस का म्यू आपको गिवन था कितना? म्यू वाज गिवन 1/3√3। ये रफ सरफेस था। तो इफ द फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस, द फ्रिक्शन वुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू अपोज दिस मोशन। लेट दिस फ्रिक्शन बी एफ। ओके, तो फ्रिक्शन को अपन क्या लिखते हैं? म्यू एस एन लिखते हैं ना। तो म्यू एस एन लिखते हैं तो अपन पहले नॉर्मल को निकाल लें। तो पहले तो मैं ये कहता हूं कि आप जब इक्विलिब्रियम का केस है तो सिग्मा एफएक्स को जीरो करना। तो सिग्मा एफएक्स को अगर जीरो करना है तो नॉर्मल इक्वल टू क्या लिख सकते हो? नॉर्मल इक्वल टू एफ साइन 60 प्लस √3g। ये यहां से फर्स्ट लिख सकते हो कि n इक्वल टू एफ साइन 60 प्लस √3g। यहां से नॉर्मल रिएक्शन आपको मिल गई। तो यहां पर ये इक्वल टू ना लगाएं क्योंकि ये फ्रिक्शन जरूरी नहीं कि इतना होगा, क्योंकि यहां पर हमको मतलब एफ की क्या पता करनी है? मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। तो फ्रिक्शन को मैं यहां ये ले चलूं कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी इससे कम ही हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, बिकॉज दैट इज द लिमिटिंग फोर्स। दैट इज द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता है, ठीक है? ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो वो कंडीशन में लगा सकता हूं। क्यों लगा सकता हूं ना? तो मेरे को म्यू पता है तो मैं क्या लिखूं? मैं ये लिख सकता हूं क्या? और यहां पर मैं फ्रिक्शन को एफ को नहीं, वो नहीं लिखूंगा मैं। यहां पर फ्रिक्शन जो इधर एफ cos थीटा के बराबर लिख सकता हूं। बिल्कुल कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो सिग्मा ये एफ वाई हो जाएगा, सॉरी मैं मिस्टेक। तो सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 भी कर सकता हूं। तो इससे मैं क्या लिखूंगा कि फ्रिक्शन इक्वल टू एफ cos 60, ये लिख सकता हूं। तो अगर ये लिख सकता हूं तो फ्रिक्शन की वैल्यू मेरा F/2 आ जाएगी। यहां से सेकेंड इक्वेशन। और इस इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूं इस थर्ड इक्वेशन में, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा कि F/2 इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस एंड F साइन 60 प्लस √3g। तो लेस देन म्यू एस की वैल्यू डाल दो।
तो कितना है 1/3√3 और ये कितना हो जाएगा √3/2f प्लस √3g। ठीक है, तो मैं अब थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं, स्पेस बनाते हैं थोड़ा। तो अब क्या लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है f/6 प्लस g/3 लेस देन इक्वल टू f/2। इसको इधर ले जाते हैं, तो f/2 माइनस f/6 लेस देन इक्वल टू g/3। तो ये कितना आ जाता है 6 ले लेते हैं, 3f माइनस f लेस देन g/3। तो यहां पर आ जाता है f/3 लेस देन g/3, 3 कैंसिल, f लेस देन g। मतलब क्या कि f की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 10 न्यूटन। दिस इज द आंसर, यही आंसर है ना 10 न्यूटन। तो आपको कॉन्सेप्ट को लगाना है, बस सिंपली अप्लाई द कॉन्सेप्ट। और क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट इस बार पूछे नहीं जा रहे हैं, खास करके फिजिक्स में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं और सिंपली इक्वेशंस को अप्लाई करना है। ठीक है ना, फिजिक्स इस बार की बहुत आसान आई है। इस बार के तीनों शिफ्ट के जो भी फिजिक्स, तीनों डेज के फिजिक्स के पेपर बहुत इजी आए हैं। ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत इजी था, मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट आया है, खास करके 26 का मैथमेटिक्स का पेपर थोड़ा अच्छा था। मैं डिफिकल्ट नहीं कहूंगा कि थोड़ा अच्छा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, वो भी आपका एनएलएम का ही है। तो क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी क्या गिवन है कि ए फोर्स F इक्वल टू 20I प्लस 10J इज एक्टेड on a body of mass 2 kg for 10 seconds. If body starts from rest, find the displacement along x-axis. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हल्का से वेक्टर की समझ होगी तो आप लोग इसको आराम से कर ले जाओगे। देखो, अगर एक बॉडी कंसीडर करते हैं, उस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है 20I प्लस 20J। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या? अगर इसको हटा दूं, ऐसे लिख दूं कि एक फोर्स 20I x के अलॉन्ग और एक फोर्स 20J y के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है। ठीक है, सॉरी, इधर 10J लिख देता हूं, 10J। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब अगर ऐसी बात है तो मैं क्या करूं? मुझे कह रहा है कि इस बॉडी का मास 2 kg है और ये 10 सेकेंड के लिए इस पे एक्ट कर रहा है, 10 सेकेंड के लिए इसका मोशन 10 सेकेंड के लिए इस पे एक्ट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यही फोर्स एक्ट कर रहा है ना, यही फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इसके लिए एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ax क्या हो जाएगा? तो ax हो जाएगा fx/m। तो fx है 20 और मास है 2, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहो तो लिख सकते हो I के अलॉन्ग। ठीक है, तो वो आ गया आपका एक्सीलरेशन। तो अगर आपका वो एक्सीलरेशन आ गया तो, और ये रेस्ट से शुरू कर रहा है, तो आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है कि s इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर। तो हाफ इंटू 10 इंटू टाइम इज गिवन ना, टाइम फॉर 10 सेकेंड, 10 स्क्वायर। तो ये 500 मीटर डायरेक्ट आ जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम क्लास में डिस्कस किया हुआ है, लिफ्ट वाला, लिफ्ट प्रॉब्लम, एलिवेटर प्रॉब्लम। तो एलिवेटर प्रॉब्लम क्या बोल रहा था, देखो इसको भी डिस्कस करते हैं। इफ एक्चुअल मास ऑफ ए मैन इज 60 kg when
lift is at rest position, then find out weight of man when lift is going in downward direction। तो क्या दिया हुआ है कि एक लिफ्ट है, ठीक है, इसमें एक आदमी है, ठीक है, इसका वेट यहाँ मेजरमेंट हो रहा है और एक्सीलरेशन आपका 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड है। तो इसको कैसे करोगे, कैसे करोगे इसको? 60 kg इसका एक्चुअल मास है, 60 kg इसका एक्चुअल मास गिवन है 60 kg, ठीक है। तो m की वैल्यू आपको पता चल गई 60 kg, m की वैल्यू 60 kg हो गई। रेस्ट पोजीशन में जब लिफ्ट था तब का बता रहा है, तो आपको ये फाइंड करना है कि जब लिफ्ट डाउनवर्ड जाएगी तो इसका वेट कितना होगा, वेट। तो वेट का मतलब क्या हो गया कि जो लिफ्ट में इसको नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा वही इसका वेट होगा। तो सिंपली क्या करें हम लोग, डाउनवर्ड की ओर mg ले ले और अपवर्ड की ओर नॉर्मल रिएक्शन ले ले। तो लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है तो इसको लिख क्या सकते हो, mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू ma। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन जो हो जाएगा वो mg माइनस ma हो जाएगा, m कॉमन ले लो g माइनस a। तो m इंटू g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू हम लोग 10 मान लेते हैं और a की वैल्यू आपको दी हुई है 1.8। तो ये आ जाता है m की वैल्यू 60 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 8 1.8 दैट इज 8। तो ये इससे कट गया, ये कट गया, 6 2 12 कैरी 49 492 क्या न्यूटन आ गया, 492 न्यूटन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे तुम, कैसे कि नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू m इंटू जी इफेक्टिव, डायरेक्ट ऐसे कर लेते। आगे चलते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन तो डिस्कस हो गया। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा सर्कुलर मोशन से भी आया था, तो सर्कुलर मोशन वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मूविंग इन सर्कुलर मोशन is proportional to r to the power minus 3, then the time period of its revolution is proportional to option number 1 by r, b r square, sorry, b is 1 by r cube and c is r square and d is r। तो देखो इसको कैसे करेंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मूविंग इन सर्कुलर मोशन इज प्रोपोर्शनल टू r to the power minus 3, r to the power minus 3, देन द टाइम पीरियड ऑफ इट्स रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू, टाइम पीरियड की बात करने बोल रहा है। देखो कभी भी कोई क्वेश्चन को देखो पढ़ना है या करना है तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है, कि बार बार क्वेश्चन को पढ़ना ना पड़े, बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर देना एक बहुत अच्छी हैबिट बन जाती है। तो क्या करते हैं भाई, तो जो हमारा क्या है, फोर्स जो है वो r to the power minus 3 के प्रोपोर्शनल है ये। तो कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को लिखते क्या है और टाइम पीरियड से हमको रिलेट करना है। तो जनरली बच्चे mv स्क्वायर बाई आर ही लिखते हैं, लेकिन हमको अगर टाइम पीरियड से अगर इसको रिलेट करना है तो अगर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखोगे तो आसान पड़ेगा, ठीक है। कौन सा, यस वेरी गुड, एम आर ओमेगा स्क्वायर, अगर ये लिख देते हैं तो हमको आसान पड़ता है। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब, तो एम ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर 4, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर 4, देन ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर, अगर ओमेगा 1 बाई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है
तो तुम जान रहे हो कि टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, तो ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आर स्क्वायर के ना। तो हमारा सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलो। अरे ये तो जानते हो कि टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना, तो वहीं से तो कर रहा हूं, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। क्लियर है बच्चा लोग? आगे चले। एक ग्राफिकल क्वेश्चन भी आया था, तो मतलब कि आज की 26 फरवरी के पेपर में बहुत वेटेज था मैकेनिक्स का, बहुत वेटेज था। नहीं तो अभी पहले 2 दिन के पेपर में मैकेनिक्स बहुत कम पूछा जा रहा था, लेकिन लास्ट दिन में मैकेनिक्स बहुत पूछा गया है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ये ग्राफिकल क्वेश्चन नहीं है, मतलब आपको ग्राफिकल अप्रोच अगर अपनाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन बनाना आसान पड़ जाएगा। ए बॉडी स्टार्ट्स, ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन a1 for time t1 and then it retards uniformly with acceleration a2 in time t2. Find t1 by t2. Options are a1 by a2, a2 by a1, 1 and d none। तो ये हमारे ऑप्शंस थे। तो देखो बाबू, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन a1 फॉर टाइम t1 एंड देन इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली विद एक्सीलरेशन a2 इन टाइम t2। फाइंड t1 अपॉन t2। तो एक तो सिंपल मेथड नहीं है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर इसको सिंपली सॉल्व करने लगोगे तो वो ज्यादा लेंदी बन जाएगा। तो अगर हम कहें कि अगर कोई भी एक जर्नी हो, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बताए आपको, तो उसका ग्राफ बना के करने में आसान पड़ता है। तो जैसे अगर एक जर्नी को 2 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके बता रहा है, तो हम इसको अगर देखें तो ये क्या कर रहा है कि t1 टाइम के लिए वो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन a1 से जा रहा है और वो वेलोसिटी बढ़ रही है उसकी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन a1 पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन का vt कर्व बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन होगा। उसके बाद क्या हो रहा है कि रिटार्ड कर रहा है, t2 टाइम में रिटार्ड कर जा रहा है। तो यहाँ t2 ये मतलब ऐसे लिखो कि ये जो टाइम है ये t1 है और ये जो टाइम है ये t2 है, इसमें ये क्या कर जा रहा है, रिटार्ड कर जा रहा है। तो ये इसका vt कर्व बन गया। ठीक है, vt कर्व बन गया तो हमको t1 अपॉन t2 निकालना है। ठीक है, तो t1 अपॉन t2 निकालना है। तो ये तो हम लोग नहीं सोचेंगे कि t1 t2 कैसे निकालें, लेकिन ये ऑप्शंस को तो चेक कर सकते हैं ना कि a1 अपॉन a2 कैसे निकालें। तो अगर हम इसको यहां पर v0 मान लें, ठीक है, दोनों सेम फाइनल वेलोसिटी है, तो अगर इसको v0 मान लें और इसमें a1 है इसमें a2 है, ये स्लोप तो इसका पता है ना। तो हमको ये पता है कि जो भी vt कर्व का जो स्लोप होता है वही एक्सीलरेशन देता है। तो अगर ये v0 मान लें तो क्या लिख सकते हैं, v0 अपॉन t1 इक्वल टू a1, और a2 में भी वही लिख सकते हैं v0 अपॉन t2। तो अगर हम a1 अपॉन a2 कर दें तो ये t2 अपॉन t1 आ जाता है। ठीक है, तो हमको t1 अपॉन t2 लाना है तो क्या लिखेंगे, a2 अपॉन a1, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है बच्चा लोग। लेकिन इसी में बहुत बच्चों ने या फिर बहुत वेबसाइट्स में बता रहा है कि दूसरा क्वेश्चन भी रिपोर्ट किया जा रहा है। तो वो क्वेश्चन क्या है वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं। तो इसी में बोला जा रहा है कि दूसरा क्वेश्चन ये बोला जा रहा है ना, इसी क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर उसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन a मान लिया जाए, अगर यही कांस्टेंट एक्सीलरेशन को a मान लिया जाए तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। यहां पर ये क्वेश्चन उठ जा रहा है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इसको तो हटा देता हूं, इस क्वेश्चन को हटा देता हूं। तो इसके कुछ बच्चों ने अलग रिपोर्ट किया है, तो वो उस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस मैं दिखा दे रहा हूं। उस क्वेश्चन के लिए मैं ऑप्शंस बता दे रहा हूं, क्या ऑप्शंस आ रहे हैं उसके ऑप्शंस हैं a t1 प्लस t2 अपॉन 2 एंड b
AT2/2, AT1/2 एंड D इज AT1। तो ये चीज बन जा रही है कि इसमें ये भी रिपोर्ट आ रही है। तो इसको ये करना है, तो इसमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, भी एवरेज को फाइंड आउट करना है। तो भी एवरेज कैसे फाइंड आउट करोगे? पहला बात तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर आपको VT कर्व मैंने ड्रॉ करवा दिया उस क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, तो अगर आप इससे क्या टोटल डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट कर सकते हो? VT कर्व से टोटल डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेगा? ये तो प्रॉब्लम हम लोग अपने फाउंडेशन बैचेस में सॉल्व करवाते हैं कि VT कर्व से डिस्टेंस फाइंड करो। एरिया, फाइंड द एरिया, शेडेड एरिया फाइंड कर लो। ये जो एरिया लोग मतलब जो कर रहे हैं एरिया, ये एरिया को फाइंड आउट कर लो। तो ये अब देखो, हमको इसे V0 के टर्म में नहीं फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? AT हो जाएगी ना, AT1, ऑफ कोर्स AT1, बिकॉज टाइम तो T1 है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी AT1 हो जाएगी क्योंकि रेस्ट से शुरू किया है। तो अगर मैं इसको एरिया को क्या लिखूंगा, इस एरिया को क्या लिखूंगा? ये एरिया अलग निकालूंगा, इस एरिया को अलग निकालूंगा, या फिर एक साथ लिख देता हूं। देखो कैसे, हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 एंड हाइट क्या हो जाएगी? AT1। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया क्या चीज? ये हमारा डिस्टेंस आ गया। तो हमको एवरेज स्पीड निकालनी है तो टाइम भी चाहिए। तो टाइम क्या है हमारा? T1 प्लस T2 है। अगर इससे डिवाइड करोगे तो ये कट क्या आ जाता? क्या है? AT1/2। ऑप्शन हमारा है क्या? C वाला ऑप्शन है क्या? AT1/2। दैट मच। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो इतना हमारा डिस्कशन था फिजिक्स में, जितने हमारे सिलेबस के हमारे मतलब जितने डिस्कशन हुए हैं, जितने टॉपिक्स, जितने मैकेनिक्स में हमने बस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तक डिस्कशन किया है, और उतने हमने सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर दिए दोनों शिफ्ट के फिजिक्स में। तो अब हम लोग मैथमेटिक्स में मूव करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू मैथमेटिक्स। चलिए, मैथमेटिक्स का पेपर तो बहुत अच्छा था, करते हैं डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन मैं सीक्वेंस एंड सीरीज से ले रहा हूं। सीक्वेंस और सीरीज तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था आप लोग को, लगभग मैंने 1 महीना सीक्वेंस से सीरीज पढ़ाया था। उसमें तो आप लोग का क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए। लेता हूं क्वेश्चन, और ये पहला जो क्वेश्चन है मेरा AGP से है। AGP से प्रॉब्लम है। तो 1 + 2/3 + 7/3 स्क्वायर 12/3 क्यूब डॉट अप टू इंफिनिटी, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, चलो, तो इसको करना है मेरे को। इसको S मान लूं तो ये AGP है, कैसे पता चल रहा है? किसी के पास इसका कोई बता सकता है कि AGP है? ये कैसे पता चल रहा है? तुम लोग को नहीं पता चल रहा। देखो कैसे, जो ऊपर वाले टर्म है वो किसमें है? सारे AP में है, और नीचे वाले GP में, दिया हो गया AGP। ठीक है, AGP है भाई, चलो अच्छी बात है। तो अब इसको सॉल्व करने का एक मैंने टेक्निक बताया था। वो टेक्निक क्या थी कि जो इसका कॉमन रेशियो है उससे इसको मल्टीप्लाई करो और एक 1 टर्म छोड़ के इधर साइड से लिख दो इसको। तो क्या करें भाई, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 1/3, तो यहां इसको लिख दो। ये क्या बन जाएगा? 2/3 स्क्वायर, उसको यहां लिख दो। ये क्या बन जाएगा? 7/3 क्यूब, उसको यहां लिख दो। डॉट अप टू इंफिनिटी। इंफिनिटी टर्म से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब दोनों को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये बन जाएगा 2/3s, 1 का 1 उतर जाएगा, यहां पर बन जाएगा कितना? बोलो, 1/3। यहां कितना बन जाएगा? 5/3 स्क्वायर। यहां कितना बनेगा? 5/3 क्यूब प्लस डॉट अप टू इंफिनिटी। यहां तक बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट? तो इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो 2/3 बन जाएंगे। क्लियर है ये बात? और यहां से जो भी टर्म है हमारे वो जीपी में बन रहे हैं। पूरी तरह से प्योर जीपी है क्या ये? लेकिन एक बात समझो, ये पूरी तरह से प्योर जीपी नहीं है, अभी इसको जीपी में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? 5 कॉमन ले लो, देखो जीपी बन जाती है। 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब प्लस डॉट अप टू इंफिनिटी। क्लियर है?
तो अब ये जीपी हमारी बन गई। तो अब इस जीपी का सम निकालना है, क्या बन जाएगा 2/3 प्लस 5 इंटू 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ये एक इनफिनाइट जीपी है। इनफिनाइट जीपी का सम आप लोग जानते हैं a/1 माइनस r। तो a 1/3 है, 1 माइनस 1/3, तो 2/3 प्लस 5/3 अपॉन 2/3 कट गया 2/3 प्लस 5/2 यानी 6, यानी 4 प्लस यानी 19/6। क्या ये आंसर है? कुछ मिस्टेक हो रही है ऑप्शन में, तो ये नहीं है हमारे, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या बच्चा? एक मिस्टेक मैंने कर दी बच्चा, यहाँ 1 प्लस 1/3 4/3 होता है, यहाँ पर गलती हो गई थी, सॉरी फॉर द मिस्टेक, मेरी मिस्टेक है, जोड़ने में गलती मैंने कर दी। अब इतना सिली मिस्टेक इग्नोर कर सकते हो, लेकिन एट दिस हाई लेवल इतना मिस्टेक तो होनी नहीं चाहिए आप लोग से। 3 2 जा 8 2 3 जा 15 23। तो ये हमारा आ जाएगा कितना आ रहा है बच्चा? देखो मैच करो इसको, कितना आ रहा है? 1/3 स्क्वायर अपॉन 2/3। ये कितना आ रहा है? ये फर्स्ट टर्म हमने थोड़ा मिस्टेक किया ना, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया तो गलत हो जाता है। थोड़ा सा 1 सेकेंड रुक जाओ भाई, मैं देख ले रहा हूँ। 4/3 प्लस यहाँ पर 2/3s इक्वल टू 4/3 प्लस 5 इंटू 1/3 स्क्वायर अपॉन 1/1 माइनस 9, यानी 4/3 प्लस 5 इंटू 1/9 इंटू 8/9, 9 कट गया, 4/3 प्लस 5 अपॉन 8, यहाँ से ठीक है, यहाँ तक ठीक है। कहाँ मिस्टेक हो रही है देखो तो, कहीं मिस्टेक हो रही है क्या इसमें? कहाँ मिस्टेक हो रही है? कहाँ मिस्टेक हो रही है भाई? हाँ बाबू बोलो। माइनस किया मैंने बच्चा, ये सब्ट्रैक्शन है, देखो कहीं मिस्टेक हो रही है मेरे से। यहाँ 5/3 स्क्वायर 5/3 क्यूब, ठीक है 1/4/3 5 कॉमन 1/3 स्क्वायर 1/3 क्यूब डॉट डॉट इन्फिनिटी, यहाँ 4/3 5 यस 1/3 स्क्वायर 1 माइनस 1/9। हाँ बच्चा, हाँ कट गया 1 1 5 8 5/8 4/3 3 8 24 32 प्लस 3 15 2/3 3 8 2 25। कहाँ मिस्टेक हो रही है बाबू? कहीं देखना पड़ेगा कहाँ मिस्टेक हो रही है, कहीं तो मिस्टेक आ रही है, कहीं तो मिस्टेक आ रही है हमारी, कहीं हमने मिस्टेक की है। 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 पर बोलो अंदर निकालने पर। हाँ 1/9 होता है, 1/3 होता है। कहाँ बाबू? डिवाइड करने पर 1/, कहाँ डिवाइड? यहाँ नहीं, वहाँ पे जो सूत्र लिखे हैं 1 माइनस नीचे 1 - 3 होगा यहाँ 8/9। लेट मी चेक, एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ, देखता हूँ कुछ कहीं मिस्टेक हो रही है, लग रहा है मुझे भी। एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ। मैथमेटिक्स का पेपर अच्छा था, कहाँ मिस्टेक हो जा रही है भाई, मुझे देखना पड़ेगा, कहीं मिस्टेक हो रही है। ये क्वेश्चन तो ठीक था लेकिन कहीं मिस्टेक तो हो रही है, देख लेता हूँ। s इक्वल टू 1 प्लस 2/3 प्लस 7/3 स्क्वायर प्लस 12/3 क्यूब डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 1/3s कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/3 प्लस यहाँ क्या लिख रहा हूँ 2/3 स्क्वायर प्लस यहाँ लिख दे रहा हूँ 7/3 क्यूब डॉट 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 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 2/3s आ जा रहा है, यहाँ से 1 से 1 आ रहा है, यहाँ से 1/3 आ रहा है, यहाँ से 5/3 स्क्वायर 5/3 क्यूब डॉट 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 इन्फिनिटी।
एक मिस्टेक पता चल गई बच्चा, हमने कॉमन रेशियो गलत लिया था। अप टू इन्फिनिटी कॉमन रेशियो गलत लिए थे ना, यही गलती कर दी है। गलती मत करो यार, हम भी गलती कर दे रहे हैं। एग्जामिनेशन प्रेशर में भी गलती हो जाती है, हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, तो एग्जामिनेशन प्रेशर में तो गलती हो ही जाती है। तो ये गलतियाँ नहीं करनी है, अच्छे बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन a/1 माइनस ये होगा ना, तो 4/3 + 5/9 इंटू 2/3, ठीक है। तो ये 4/3 + 10/27 फिलहाल ठीक है। अब क्या इसको अभी भी तो गलत है, 3/2 ना हो जाएगा, 3 3 या 9 हो जाएगा, तो ये 5/6 हो जाएगा। 3 6 2 8 + 5 यानी 13/6 2/3s। s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 2 6 13/4। s की वैल्यू 13/4 हमारा ऑप्शन ए था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर हो गया। तो कैलकुलेशन मिस्टेक था, मेन कॉन्सेप्ट यहीं पर था कि इसको ऐसे करना था और कुछ नहीं था इसमें। क्वेश्चन में क्वेश्चन उतना नहीं था हार्ड, लेकिन मेन वही था, वहाँ थोड़ा कैलकुलेशन में कर दे रहे हो गलती, कैलकुलेशन में गलती हो जाएगी, कॉमन रेशियो पहचानने में गलती हो सकती है, हमने भी कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 3 sin x + 4 cos x = k + 1। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k। ऑप्शन भी है इसमें 3, ये 9 है, 9 10 11 12 11 एंड 12। देखो बाबू, तो हाँ बोलो समझो, ये 3 sin x + 4 cos x की वैल्यू दी हुई है, तो a cos x + b sin x, a cos x + b sin x की लिमिटिंग वैल्यूज आप जानते हैं, -√a² + b² एंड √a² + b²। तो इसको इसमें लगा सकते हो ना, ये तो हमने डोमेन रेंज में ही डिस्कशन किया था, फंक्शन में ही डिस्कशन किया था कि इस तरह से इसकी लिमिटिंग वैल्यूज निकाल सकते कि ये किसने से कितने वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर वो चीज लगा दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर वो चीज लगा दोगे तो माइनस कितने से कितने के बीच में, √5 से √5 आएगा ना, तो -√5 से k + 1, √5 की 5 ओनली आएगा ना बच्चा, -5 से +5 के बीच में आएगा, सॉल्व करोगे तो केवल 5 आएगा। कुछ में 2 डिस्कस हो रहा है, ठीक है ना। देख लो, √3² + 4² 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये -5 से 5 के बीच में लाई करेगा। अब हमको k की वैल्यू निकालनी है, तो इधर +1 है तो दोनों तरफ -1 कर देंगे, क्या आ जाएगा, यानी -6 से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 तक। हमको फाइंड करना है कि कितने इसमें इंटीग्रल वैल्यूज हैं, तो -6 से 4 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, 9 बच्चा, काउंट कर ले। देख मैं दिखा देता हूं, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो 11 इसके आंसर आने चाहिए। चलते हैं अगला पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉगरिथम से पूछा था, जनरल मैथमेटिक्स से, जनरल मैथमेटिक्स का एक क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाई log base 4x - 1 =
log base 2x माइनस 3। ऑप्शन नंबर ए 0 था, 1 था, सी में 3 था एंड डी में 4 था। देखो भाई कैसे इसको करेंगे। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कितने वैल्यूज हैं एक्स के पॉसिबल। तो इसको सॉल्व करने का देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं उसको। तो भाई log x माइनस 1 बेस 4 इक्वल टू log x माइनस 3 बेस 2। तो एक प्रॉपर्टी log की जानते हो कि अगर log x बेस a लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं log x अपॉन log a बेस e। ये प्रॉपर्टी मैंने बताई है और इस पे हम लोग ने बहुत प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं क्लास में। तो अगर मैं इसको यहां अप्लाई कर दूं तो क्या लिख सकते हो, log x माइनस 1 अपॉन log 4 e बेस, और यहां पर भी वही चीज log x माइनस 3 e बेस अपॉन log x माइनस 3 2 बेस, सॉरी मिस्टेक, यहाँ log 2 बेस e। ठीक है, तो अब इस log e बेस 4 को क्या लिख दूं, 2 log 2 लिख दूं, तो यहां से 2 कट जाएगा log 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा log x माइनस 1 e बेस। अब इस 2 को इधर भेज दूं तो 2 log x माइनस 3 e बेस आ जाएगा। अब इस 2 को ऊपर ले जाऊं मतलब x टू द पावर n वाले प्रॉपर्टी में, तो log x माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी log x माइनस 1 इक्वल टू log e बेस x माइनस 3 का स्क्वायर। तो अब log के जैसे log x इक्वल टू log y है तो x इक्वल टू y ले सकते हैं ना, वही यहां से ले लेते हैं कि x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, यानी x की दो वैल्यू 5 और 2 वैल्यू आ रही है ना, 5 और 2। तो अब यहां पर यह बात बनती है कि आप दोनों 5 और 2 इस इक्वेशन में को तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन क्या दोनों को ले सकते हैं, क्या दोनों वैलिड है, क्या दोनों वैलिड नहीं है। 5 तो वैलिड है, लेकिन 2 को अगर इसमें पुट कर देंगे, 2 को पुट कर देंगे तो ये इसके डोमेन में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये निगेटिव हो जा रहा है। x माइनस 3 निगेटिव हो जा रहा है 2 को पुट करने पर। ठीक है, निगेटिव आ जा रहा है 2 को पुट करने पर। ठीक है, तो इसीलिए 2 को हम क्या कर देंगे, इलिमिनेट कर देंगे और केवल 1 वैल्यू होगा। हाउ द जोश, कैसा लगा, ठीक था क्वेश्चन। तो जनरल मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो लॉगरिदम के कॉन्सेप्ट को अच्छे से जो बच्चे समझे होंगे, और लॉगरिदम से पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा अच्छा 1-1.5 घंटे का, जिसमें मैं लॉगरिदम के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। एक सेशन में लूंगा लॉगरिदम पे, तो लॉगरिदम का आप लोग का सारा डर दूर कर दूंगा लॉगरिदम पे। लॉगरिदम से ज्यादातर बच्चे डरते हैं, लेकिन लॉगरिदम इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लॉगरिदम को समझने का चीज है, लॉगरिदम समझ गए तो बहुत मजा आ जाएगा लॉगरिदम के साथ। तो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन जीपी से लेते हैं। एक जीपी से क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं हम लोग के, अब अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं। तो जो बच्चे वीडियो देखेंगे वो इन क्वेश्चन को मिस मत करना, इन क्वेश्चन को जरूर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। इफ एन इंक्रीजिंग जीपी, इफ इन एन इंक्रीजिंग जीपी लिख दो, इफ इन एन इंक्रीजिंग जीपी द सम ऑफ सेकेंड एंड 6th term is 25/2 and product of 3rd and 5th term is 25, then sum of A4 plus A6 plus A8 equal to what? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा लेकिन अच्छा है, बनाने लायक क्वेश्चन है। तो देखो समझो इसको भाई, अगर एक इंक्रीजिंग जीपी है तो पहले इस बात को ध्यान दो, इंक्रीजिंग जीपी का क्या मतलब, आर ग्रेटर देन 1। ये पॉइंट नोटिंग करने लायक है कि इंक्रीजिंग जीपी बोल दिया मतलब एक कंडीशन लगा दिया, इट हैज कंस्ट्रेंड योर
प्रॉब्लम कि r को आपको ग्रेटर देन 1 ही लेना है, r को लेस देन 1 मत लेना, उसको एलिमिनेट कर देना अगर आता है तो सॉल्व करने पर, ठीक है। अब आगे बात क्या है, द सम ऑफ द सेकेंड एंड द सिक्स्थ, ये सिक्स्थ है, सम ऑफ द सेकेंड एंड द सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है थर्ड फिफ्थ टर्म का, तो इनका सम फाइंड आउट करना है। तो देखो आप, तो पहले तो हमको जीपी दी हुई है, तो लेट अस एज्यूम एक जीपी का फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, आर को कॉमन रेशियो मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया जीपी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट, ऐसे हो जाएगा जीपी हम लोग का। तो हमको किसको लेना है, सेकेंड टर्म और फिर सिक्स टर्म को, यानी a2 प्लस a6, कितना दिया 25/2, ये कि मैंने ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, AR प्लस AR5 इक्वल टू 25/2, ए कॉमन ले लिया, सॉरी AR ही कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस आर का पावर 4 इक्वल टू 25/2 हो गया फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ, यानी A3 इंटू A5, ये कितना दिया 25, तो यहां से क्या लिख सकते हो, AR स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई AR4 इक्वल टू 25, दैट इज A स्क्वायर R6 इक्वल टू 25, तो यहां से लिख सकते हो AR क्यूब इक्वल टू 5, ठीक है, क्लियर है। AR क्यूब का वैल्यू 5 ले सकते हैं, क्लियर, ये सेकेंड इक्वेशन। तो AR क्यूब की वैल्यू मैंने 5 ले ली और वो AR ले लिया। अब क्या इन दोनों को डिवाइड कर दूं, कुछ वैल्यूज को सॉल्व करने के लिए कुछ करते हैं, तो AR क्यूब की वैल्यू और इसकी वैल्यू को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो क्या आता है 25/2 इंटू 5, ये कट गया, ये आ गया 5/2, और यहां से AR कट गया, यहाँ R स्क्वायर, तो 1 प्लस R स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये वाली वैल्यूज आ जाती है हमारी। तो अब अगर हम यहां सॉल्व करें तो आता है 2 प्लस 2R4 इक्वल टू 5R स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब क्या होता है, तो ये इक्वेशन है 2R टू द पावर 4 माइनस 5R स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर R स्क्वायर को t पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो जाएगी क्या, ये इक्वेशन नहीं सॉल्व हो जाएगी क्या, तो कैसे सॉल्व होगी, 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2t कॉमन ले लोगे, t माइनस 2 माइनस 1t माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से t की वैल्यू 2 आ जाती है, 1/2 एंड 2, क्लियर है। दैट इज कि हमारे आर स्क्वायर की 2 वैल्यू आ जाती है, 1/2 एंड 2। लेकिन मैंने ऑलरेडी बताया है क्या कि r इज ग्रेटर देन 1, तो ये वाली वैल्यू को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, केवल लेंगे क्या 2 वाली। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, A4 प्लस A6 प्लस A8, क्लियर है। तो उसको अब देखते हैं, ये रिमेंबर रखना कि r स्क्वायर की वैल्यू 2 है। आगे चलते हैं, तो मेरे को फाइंड करना है, अच्छा क्वेश्चन है, A4 प्लस A6 प्लस 8, A4 प्लस A6 प्लस 8, तो इसको क्या लिख सकते हो, AR क्यूब प्लस AR5 प्लस AR7, इसमें से AR क्यूब कॉमन ले लो, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर प्लस R4, ठीक है। अब AR क्यूब की वैल्यू मैंने कहीं फाइंड आउट की थी, कहीं मैंने AR क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट की थी, इसके लिए 5 फाइंड की थी ना, इन दोनों का प्रोडक्ट जो आया था 25, तो 5 आया था ये AR क्यूब का वैल्यू, रिमेंबर करो बच्चा लोग, ये 5 आया था, तो ये 5 इंटू 1 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी 5 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 4, 6 एक साथ 7 5 जा 35 इज इट्स आंसर। समझ में आया क्या, कोई डाउट? तो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बनाने में भी उतना ही मजा आएगा। चलो ज्यादा नहीं, और हमें एक आध 2 प्रॉब्लम डिस्कस करने हैं, और एक अब ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ √3 cos स्क्वायर x इक्वल टू √3 माइनस 1 cos x प्लस 1 वेयर x बिलोंग्स टू 0 to π/2। ऑप्शंस तो नहीं है हमारे पास, ये इंटीजर टाइप है, इंटीजर टाइप। चलो तो देखो, ये देख के अगर इसमें तुम ज्यादा
परेशान मत हो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करो। इधर लाओ इसको, तो √3 cos स्क्वायर एक्स माइनस √3 cos एक्स प्लस cos एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में √3 cos एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ आ जाएगा cos एक्स माइनस 1, इसमें प्लस 1, तो cos एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। मुझे तो उम्मीद भी नहीं कि ये क्वेश्चन आया था। cos एक्स माइनस 1 √3 cos एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो cos एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी और माइनस 1/√3 आ जाएगी। इंटरवल दिया 0 से π/2, तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 डिग्री। मतलब कितने वैल्यू आई, एक वैल्यू। इतना आसान क्वेश्चन तो देगा नहीं, तो मुझे लगता है ये गलत रिपोर्टिंग है। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन था सीक्वेंस सीरीज से, वो मैं देखता हूं। 2 क्वेश्चन हमारे बचे हुए, एक क्वाड्रेटिक का और एक सीक्वेंस का। तो एक सीक्वेंस सीरीज का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, वो देखते हैं। -16, 8, -4 and 2 is a sequence where AM and GM of pth and qth terms are roots of 4x square minus 9x plus 5 equal to 0. Find p plus q। ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। देखो थोड़ा ध्यान दो, ये एक सीक्वेंस हमको डॉट डॉट क्या कर देता हूं, ये हमको सीक्वेंस एक गिवन है और हमको कह रहा है कि जो इस सीक्वेंस का pth टर्म है और qth टर्म है, ठीक है, उनका अगर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं, तो वो जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आएंगे वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। बात समझ में आ रही है? तो मुझे p प्लस q का वैल्यू पूछ रहा है कि वो जिन टर्म्स का अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हो, उन टर्म्स का सम क्या होगा। बात समझ में आया? देख कैसे करते हैं, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को बनाने में। देखो, तो ये पहले कैसा सीक्वेंस है उसको समझो। तो 8/-16 -1/2 -4/8 -1/2, दैट इज दिस इज अ जीपी। कैसा जीपी? डिक्रीजिंग जीपी। तो ये जीपी है, तो जीपी के सारे फॉर्मूले लगा सकते हो। तो अब आते हैं हम लोग pth टर्म और qth टर्म। तो pth टर्म एक जीपी का लिखना है, पहला टर्म जिसका क्या है -16, r क्या है -1/2। तो इसका pth टर्म लिखना है, तो क्या लिखोगे, pth टर्म क्या लिखोगे, ar⁻p-1। तो पहला क्या है -16 और r क्या है -1/2, इसका पावर क्या हो जाएगा p-1 होगा। तो उसी तरह qth टर्म लिख दो, qth टर्म क्या लिखोगे ar⁻q-1। तो पहला टर्म क्या है -16 और इसका -1/2, q का पावर -1, ठीक है। ap और aq लिखा गया। तो ये हमारे pth और qth टर्म हो गए। तो क्या बोल रहे हैं कि जो pth और qth टर्म है वो क्या है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है। तो ये हमारे अर्थमेटिक मीन और इनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, इनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, इनका अर्थमेटिक मीन निकालो। तो अर्थमेटिक मीन इनका क्या होगा, AP प्लस AQ/2 और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, AP इंटू AQ का अंडर रूट, ठीक है। तो जो ये अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आया वो इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो अगर इसे मैं x1 मान लूं और इसे मैं x2 मान लूं, तो जो ये वैल्यू, इसके जो 2 रूट आएंगे वो इनके बराबर आएंगे। तो क्या मैं इनके 2 रूट नहीं फाइंड कर सकता हूं सॉल्व करके, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से x फाइंड किया 4x माइनस 5, यहां से -1 कॉमन लिया 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 5/4 आ गई। तो अब यहां पर भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनना कि किसको am माने और किसको gm माने। तो यहां थोड़ा ध्यान से समझना कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, कि am gm से बड़ा होता है। तो जो बड़ा वाला है उसको am मान लो, जो छोटा वाला है उसको gm मान लो। ये बड़ा है ये am बन जाएगा और ये छोटा है ये gm बन जाएगा, कोई दिक्कत। तो am बराबर ये क्या हो जाएगा, ये 5/4 हो जाएगा और ये gm बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखो। तो हमारा
अब हम लोग मान लो जीएम वाले को लेके चलते हैं, क्या कि इसमें सॉल्व करना आसान पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई में है तो उनको मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सॉल्व करने में आसान पड़ेगा, क्योंकि जोड़ोगे तो डिफिकल्टी होगी, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करने में आसान पड़ेगा तो इसको लेते हैं। तो मल्टीप्लाइड -16 इंटू -16 इंटू -1/2 p - 1 प्लस q - 1, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के स्क्वायर कर दो। तो 16 का स्क्वायर इक्वल टू -1/2 p प्लस q - 2 इक्वल टू 1, ठीक है। 16 को इधर भेज दो तो -1/2 का पावर p प्लस q - 2 इक्वल टू 1/16 का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पर आते हैं बच्चा, तो क्या करते हैं कि -1/2 का पावर p प्लस q - 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 का पावर 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू है इसको माइनस भी लगा सकते हो ताकि ज्यादा इक्वलिटी मेंटेन हो। तो तब हम लोग पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो p प्लस q - 2 बराबर 8 लिख सकते हैं। तो यहां से p प्लस q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 प्लस 2 यानी 10, यही ना फाइंड करना था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। क्लियर है? तो दिस वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। तो ये स्टैंडर्ड है जेईई मेंस का, जो कि पहले मेंटेन किया जाता था, इस बार तो बहुत डिक्लाइन हुआ है, लेकिन मैथमेटिक्स में अभी भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत लो लेवल के क्वेश्चन आए थे, लेकिन मैथमेटिक्स में अभी भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए हैं। इस बार भी मैथमेटिक्स का लेवल बहुत अच्छा था, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स को कभी भी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन। मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को नहीं किया होगा, 90% स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को नहीं किया होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन, Pn इक्वल टू अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1, और इसको हमको Pn का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना बच्चा लोग। Pn गिवन है, अल्फा प्लस बीटा गिवन है, अल्फा बीटा गिवन है, Pn - 1 गिवन है, Pn प्लस 1 गिवन है, एंड Pn का स्क्वायर फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो देखने में तो क्वेश्चन थोड़ा सा अकबका सा लगता है, लेकिन देखो कैसे सॉल्व होगा। अगर आप अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा गिवन है, तो क्या आप वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते जिसके रूट ये अल्फा बीटा है? यू ऑलरेडी नो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये इक्वेशन होती है। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज x प्लस या फिर -1, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, जिसके ये रूट अल्फा बीटा है, इसी के रूट ना अल्फा बीटा है। कोई दिक्कत? तो अब मैं क्या लिखूं? अब मैं लिख सकता हूं क्या कि मेरा Pn-1 जो है वो अल्फा टू द पावर n-1 प्लस बीटा टू द पावर n-1 होगा, जो कि 11 के बराबर होगा, और Pn+1 जो कि अल्फा टू द पावर n+1 प्लस बीटा टू द पावर n+1 जो कि 29 के बराबर होगा। अब जब ये अल्फा बीटा इसके रूट है तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। तो सेटिस्फाई कैसे करेंगे कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या लिख सकते हो कि अल्फा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस 1, ठीक है, और बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा प्लस 1, ये चीज लिख सकते हो। या एक पैटर्न ऑब्जर्व करो कि यहां पर जो पावर है एक घट के यहां आ गया, और इसको देखो एक ऑब्जर्व करो, ये अल्फा पावर 0, ये बीटा पावर 0, स्क्वायर 1 0, यहाँ 2 है 1 है 0 है, 2 है 1 है 0 है। अगर इसी पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए लिखना चाहूं तो अल्फा टू पावर n, अल्फा टू पावर n-1 प्लस अल्फा टू पावर n-2 लिख सकता हूं क्या? ठीक है। उसी तरह बीटा टू पावर n, बीटा टू पावर n-1 प्लस बीटा टू पावर n-2 लिख सकता हूं क्या? सेम पैटर्न पे, ठीक है। ये अप्रोच कैसा है? मजा आ रहा है? अब इन दोनों को जोड़ दो, तो अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, और यहाँ अल्फा टू द पावर n-1 प्लस बीटा टू द पावर n-1 प्लस अल्फा टू द पावर n-2 प्लस बीटा टू द पावर n-2, तो ये वाला चीज क्या बन जाएगा? Pn। तो Pn इक्वल टू Pn-1 प्लस Pn-2। तो एक पैटर्न देखो, यहाँ जो है उसमें एक का डिफरेंस यहाँ है, एक का डिफरेंस यहाँ है। तो अगर इसी को हमको निकालना क्या है, हमको n+1 वाले को का यूज करना है ना, तो अगर यहाँ पर हम n+1 कर दें तो यहाँ क्या बन जाएगा? Pn, और यहाँ क्या बन जाएगा? Pn-1, एक का डिफरेंस। तो अब इसकी वैल्यू 29 है और Pn की वैल्यू कितनी है पता करनी है, और Pn-1 की वैल्यू 11 है।
तो Pn की वैल्यू कितना आ जाएगी आपकी 18 आ जाएगी। इसका स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 324। तो आवर आंसर इज 324। हाउ द जज, कैसा लगा, आया मजा? तो मैथमेटिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट्स योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स का मजा लेना है तो कोटा पॉइंट को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ठीक है, और मजा लीजिए।